चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सो देखो 8th क्वेश्चन में क्या है। सबसे पहले तो गिवन है हमारे पास कि ए बी इज इक्वल टू है ए सी। ये पूरी की पूरी साइड ए बी है, ये पूरी की पूरी साइड ए सी है। अगर दो ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हो तो उसके ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं यही लिखता हूं, तो मैं लिखता हूं इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी इज इक्वल टू ए सी है, तो विच इंप्लाइज क्या हो गया हमारे पास, विच इंप्लाइज एंगल बी इज इक्वल टू हो गया एंगल सी। रीजन क्या आएगा, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, जो प्रूव करना है वहां से स्टार्ट करना है। अगर मुझे एंगल इक्वल किया ना मैंने, तो एंगल से स्टार्ट किया कि एंगल्स ऑपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर साइड प्रूफ करनी हो तो लिखता साइड ऑपोजिट इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये रीजन हो गया कि अगर साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल, दोनों के लिए सेम चीज होती है ना। अब ये तो हो गया प्रूफ। मुझे प्रूफ करना है कि डी ई सी बी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। तो डी ई सी बी जे साइक्लिक क्वाड्रिलेटर प्रूफ करना, सॉरी ट्रेपीजियम प्रूफ करना है ना। तो देखा जाए तो ट्रेपीजियम होता क्या है, ट्रेपीजियम गिवन है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम मुझे प्रूफ करना है। ट्रेपीजियम में ये दोनों लाइन पैरेलल होती हैं, तो इट मींस कि ये दोनों लाइन तो पैरेलल हैं। बट मुझे आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, इसमें ये दो पैरेलल होती है, ये नॉन पैरेलल, बट कुछ भी इक्वल का नहीं दिया होता है ना। तो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का मतलब होता है कि ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो। तो एक्चुअल में आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का मतलब कि मुझे डी बी एंड ई सी ये दोनों लेंथ को क्या करना है, इक्वल करना है। अगर इक्वल होगी तो यही प्रूफ करना है बस, है ना। अब पूरी साइड इक्वल है, अगर मेरे पास जे इक्वल आ जाए तो मतलब ये सारा भी इक्वल हो जाएगा। अब मुझे वही प्रूफ करना है, मुझे जे इक्वल करना है, और टोटल में से मैं जे माइनस किया तो जे आएगा, टोटल में से जे माइनस किया तो जे आएगा। तो मुझे जे छोटे दो साइड से इक्वल करनी है, छोटे ट्रायंगल की, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखा जाए तो मुझे इन दोनों ट्रायंगल में, जब बड़े और छोटे ट्रायंगल में कोई रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो देखो, अगर मैंने जहां साइड इक्वल थी तो एंगल इक्वल किए, अब जहां अगर मुझे साइड इक्वल करनी तो मैं एंगल इक्वल कर सकता हूं। और देखो क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो ऐसे, अब देखो अगर ये हमारे पास पैरेलल लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों होते हैं कोरेस्पोंडिंग एंगल्स। सो कोरेस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं, ऑलवेज इक्वल होते हैं। सिमिलरली अगर मैं जहां बात करूं तो ये ट्रेपीजियम में दो पैरेलल लाइन है, तो इसी तरह से एंगल 1 और 2 कोरेस्पोंडिंग है, एंगल 3 और 4 भी कोरेस्पोंडिंग है। अगर मैं बात करूं इस तरह से तो ये भी कोरेस्पोंडिंग है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर फिर कि इफ डीई पैरेलल है हमारे पास बीसी के, विच इंप्लाइज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, और रीजन क्या आ गया, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स। ठीक है, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। सो अगर कोरेस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल है तो अब मैं बोल सकता हूं कि एंगल 2 इक्वल टू 4 हो गया। और अगर एंगल 2 इक्वल टू 4 है, क्योंकि देखो 1 इक्वल टू 3 तो है ही, 1 इक्वल टू 3 है, जहां पर बीसी को मैं 1 3 लिख सकता था, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। सो अगर 1 इक्वल टू 3 है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल है, इट मींस 2 इक्वल टू 4 है। सो अगर एंगल 2 इक्वल टू 4 है, टू एंगल्स आर इक्वल, तो इट्स ऑपोजिट साइड आर आल्सो इक्वल। तो विच इंप्लाइज इन ट्राइंगल ए डी ई, अगर दो एंगल्स इक्वल है तो ए डी इज इक्वल टू हो गया ए ई। इसको मैं नंबर 2 और इसको मैं नंबर 1 दे दिया। ओके, अब देखो अगर मेरे पास देखा जाए पूरी लेंथ दी है, स्मॉलर लेंथ भी दी है, दोनों को मैं माइनस कर देता हूं। सो 1 माइनस सेकेंड किया तो क्या बन गया, लेफ्ट साइड में ए बी माइनस ए डी, और राइट साइड में क्या बन गया, ए सी माइनस ए ई। ओके, अब देखो अगर ए बी में से मैंने ए डी माइनस कर दी तो क्या बचा, डी बी, और दूसरी साइड अगर मैंने ए सी में से ए ई माइनस कर दिया तो क्या बच गया, ई सी। ओके, और यही तो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होता है, जिसमें हमारे पास दो साइड इक्वल आ जाए, इट विल बी आइसोसेलेस। तो देखो ये दोनों इक्वल आ गए, देयरफॉर डी ई सी बी इज आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ओके, यही हमें प्रूफ भी करना था कि ये दोनों आइसोसेलेस, मतलब दो ट्रायंगल्स की दो साइड इक्वल अगर, तो इट विल बी आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था, सिंपल, दो एंगल इक्वल थे तो साइड इक्वल से एंगल इक्वल आए, फिर मैंने कोरेस्पोंडिंग से जे एंगल इक्वल किया तो साइड इक्वल, बड़ी में से छोटी साइड माइनस की है और जे हमारे पास इक्वल आ गए। दिस विल बी द ट्रेपीजियम, अगर दो साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सो 9th क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, डायग्राम गिवन है और उसमें जो एंगल ए और बी गिवन है, हमें सबसे पहले तो फाइंड करना है रिलेशन ए बी। लाइक मैं कह दूं कि ए इक्वल टू बी है, ए प्लस 2 इक्वल टू बी है, कुछ भी रिलेशन फाइंड करना है ए बी में। देन हमारे पास एंगल ओ ए बी,
ओ ए बी, इट मीन्स कि जे एंगल एक्स में लिख लेता हूं इसको, जे एक्स हो गया सपोज, ठीक है। तो इसको फाइंड भी करना है। अगर अगर कह रहे हैं कि ओ ए बी सी इज अ पैरेललोग्राम, तो ओ ए मतलब जी अगर पैरेललोग्राम है तो फिर मतलब उसका यूज होना होगा तभी उसने कहा कि पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले तो देखो भी कैसे प्रूफ करेंगे इसको। ए और बी में अगर मैं कंडीशन देखूं तो ए हमारे पास सेंटर पे है और ये सर्कमफ्रेंस पे है, बट ये सेम साइड पे नहीं है ना, तो सेम साइड पे बनाना पड़ता कोरस्पॉन्डिंग। तो पहले तो यहां से मैंने क्या कर दिया, सर्कमफ्रेंस बना दिया ताकि क्वाड्रिलेटरल बन जाए, क्योंकि ये हमारे पास इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं होता, क्योंकि ये साइक्लिक नहीं है। अभी जहां जो मैं सपोज इसको एम नाम दे दूं तो इनमें रिलेशन है क्योंकि ये साइक्लिक है। तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा बाय प्रॉपर्टी 1, अगर हमारे पास ए सी हमारे पास कॉमन कोड मान लेते हो ना, अगर सी ए जे सी हमारे पास कॉमन कोड है तो वहां से सेंटर क्या होता है, डबल होता है। डबल किसका होता है हमारे पास, इसको मैं एंगल सपोज 1 नाम दे देता हूं, ठीक है, इसको एंगल 1 नाम देते हैं। तो डबल हो गया एंगल 1 का, तो जहां से एंगल 1 कितना हो गया, एंगल 1 हो गया a/2। तो मतलब मैं जहां लिख भी देता हूं कि इट विल बी, अगर जो एंगल 1 था तो इट विल बी a/2, ठीक है। अब जे एंगल a/2 आ चुका है। अब हमारे पास ए एम सी बी जे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो सकता है ना, क्योंकि चारों एंगल हमारे पास सर्कमफ्रेंस के टच है। और अगर ये चारों का क्या हो गया साइक्लिक, तो इन दोनों का सम क्या होगा 180। तो अब मैं यहां पे लिखता हूं कि ए एम सी बी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इट मींस एंगल एम प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। ओके, सो ये तो प्रूफ करना है, ठीक है, इसको मैं साइड पे रख रहा हूं। अगर इन दोनों का सम 180 तो इट विल बी a/2 और एंगल बी की जगह स्मॉल बी दिया हुआ है, देखो ये बी स्मॉल दिया और जहां पर a/2 आ गया इज इक्वल टू 180। तो देखो रिलेशन तो आ गया, भी कुछ भी रिलेशन हो। वैसे मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो इट विल बी a प्लस 2b इज इक्वल टू 360। अगर मैंने दोनों साइड एलसीएम लिए तो ये बन जाएगा, सो इट मींस कि ये तो हो गया, रिलेशन बिटवीन ए बी जे बन गया। ओके, अब इसके बाद कह रहे कि ओ ए बी सी इज पैरेललोग्राम और हमें ये एंगल निकालना है। अब देखो ना, जैसे एंगल निकलता भी नहीं, इसीलिए कंडीशन दी है। अगर मैं कहूं एक्स निकालो तो हमें कोई एंगल ही नहीं दिया, और एंगल उसने बोला कि नंबर में निकालो, है ना, जब तक ए बी सी नहीं है। तो अगर इसको निकालना तो क्या करूंगा, पहले तो मुझे ए या बी की वैल्यू दोनों का एक वैल्यू चाहिए, फिर मैं यहां फिल करूंगा, आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं बात करूं, अगर जो पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम पे एक रूल होता है कि एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है भी। ओके, सो अगर मैं जहां बात करने जाऊं, जे एंगल एक्स है जो कि मुझे फाइंड करना है, और जे एंगल ए है जो कि मेरे पास है ही, है ना, अगर मैं बात करूं तो है, या फिर मैं इधर भी बात करूं तो ये भी है। अब ये कैसे निकलेगा, तो अगर मैं जहां पर बात कर दूं, अगर हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स इक्वल होते हैं, है ना, क्योंकि अगर मैं बात करूं ये दोनों साइड्स हैं तो इन दोनों का सम आएगा 180। जब मैं लिख सकता हूं कि एडजेसेंट एंगल्स इक्वल होते हैं इन दोनों को, वैसे सम ही 180 होता है ना। सो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होगी, एक तो एडजेसेंट एंगल का सम 180 होगा, ठीक है, पहले तो ये रिलेशन आ गया। तो एक तो हमारे पास ये दोनों का सम 180 होगा, तो जहां से x आ जाएगा, बट उसके लिए ये x में रिलेशन आएगा, बट a की तो वैल्यू नहीं पता। तो एक और रिलेशन क्या होता है पैरेललोग्राम का, कि ऑपोजिट एंगल इक्वल, है ना। तो अगर मैं कहूं कि इट विल बी अ पैरेललोग्राम, अगर मैं सेकंड पार्ट स्टार्ट करूं, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ये सारा के सारा फर्स्ट है, सेकंड पार्ट है। सो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, अगर ऑपोजिट एंगल की बात करूं तो ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो इट मींस कि एंगल ए और बी तो इक्वल हो गया, और अगर एंगल बी और ए इक्वल है तो कर दो इसको पुट इन 1। तो इसको मैं 1 कंडीशन दे देता हूं, तो 1 में पुट किया, मैं इधर करता हूं, तो क्या आएगा, a की जगह a और 2a की जगह भी a हो गया, है ना, इज इक्वल टू 360। तो 3a इज इक्वल टू 360, तो a इज इक्वल टू 120। अब जब हमारे पास a एंगल आ गया, मींस कि j एंगल 120 हो गया। अब मैं लिखूंगा कि एंगल o प्लस एंगल a इज इक्वल टू 180, जे हो गया रीजन एडजेसेंट एंगल्स का सम, एडजेसेंट एंगल्स। सो एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं हमारे पास, इक्वल होते हैं। तो O का मतलब तो A है जो कि 120 है, A का मतलब X है जो कि मुझे फाइंड करना है, इज इक्वल टू 180। तो एंगल X विल बी 180 माइनस 120, सो एंगल X विल बी 60 डिग्री। ओके, सो यही हमें प्रूव भी करना था। बट ये चीज मैं बता दूं कि एंगल X 60 तभी आया है अगर ये पैरेललोग्राम गिवन है। अगर ये कंडीशन गिवन नहीं होती तो हम इसको कभी फाइंड नहीं कर पाते। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो चीज गिवन है ना उसका यूज होना वो तभी है। तो अब आपने ना खुद का दिमाग तभी लगाना है, पहले अगर जो चीजें गई हैं उसको सेटिस्फाई किया, उसके बाद दिमाग लगाओ। अगर पहले ही आप दिखाते रहोगे दिमाग के आंसर कैसे आएगा और इसका यूज नहीं करोगे तो आंसर तो निकल भी नहीं पाएगा कभी। ओके, सो आई होप समझ आ गया होगा।
सिंपल पहले इनमें रिलेशन बनाया और फिर वहां से ये रिलेशन बन गया। इस रिलेशन में पहले एल्गोरिथम की ऑपोजिट की प्रॉपर्टी लगाई, ए आया, फिर एडजेसेंट की प्रॉपर्टी लगाई तो एक्स आया। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। सो 10th क्वेश्चन में एक सर्कल दिया है, फिगर दी है और इसमें जे एंगल 29 गिवन है, ठीक है, और आर एस के डायमीटर, इट मीन ये सेंटर होगा, तभी सेंटर से पास किया तो डायमीटर है, इट मीन कि इसका यूज हो सकता है, जरूरी नहीं हो बट हो सकता है। और ये दो एंगल हमें फाइंड करने, तो पहले मैं इसको प्लॉट करता हूँ कि फाइंड ही क्या करना है। तो आर एन एम, तो पहले तो ज्वाइन करना पड़ेगा तभी एंगल बनेगा। आर एन एम मतलब ये एक एक्स एंगल फाइंड करना है और दूसरा एन आर एम तो ये एंगल वाई हो गया सपोज, तो ये फाइंड करना है, ठीक है, ये करना है। अब सीधी सी बात है सॉरी, अगर ये एंगल आ गया हमारे पास, इस ट्रायंगल की मैं बात करूं, एक एंगल आ गया तो मतलब एक निकल गया तो दूसरा अपने आप निकलेगा अगर ये भी एंगल हो, नहीं तो फिर ये दोनों ही फाइंड कर लेते हैं, जरूरत तो यही है ना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये दोनों पैरेलल दिए हैं, तो पैरेलल दिए अगर, तो मतलब एन एम पैरेलल दिया है आर एस के, अगर कुछ पैरेलल दिया मतलब उसका यूज होगा, तो अगर ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे आपस में, ऑल्टरनेटिव। इट मींस एंगल एम आर एस इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, एन एम आर, ठीक है। और अगर ये दोनों इक्वल है तो इट विल बी कितना, 29 है, तो इट मींस मैं लिख सकता हूँ कि ये एंगल 29 हो गया, मैंने जहां रिप्रेजेंट कर दिया डायरेक्ट। ओके, अब अगर ये सेंटर है तो जहां से सेमी सर्कल बनेगा तो 90 एंगल, जे का कोड है, और जहां से एक मैं लाइन बना देता हूँ, तो इट मींस कि आर एम एस जे 19 बन गया। तो मतलब अगर मैं बाय फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखूं, जे 180 है पूरा का पूरा, नीचे कंप्लीट एंगल 360 या 180, तो आर एस अगर कॉमन कोड है तो जहां से आर एम एस, एंगल आर एम एस हो गया 90 डिग्री, जहां तो ये लिख दो, नहीं तो सीधा लिख सकते हो कि बाय सेमी सर्कल एंगल इज 90, तो 90 ही होता है, ठीक है, तो ये हो गया 90। अब अगर ये 90 है, ये 29, तो मैं पहले ये एंगल निकाल लेता हूं, तो इस ट्रायंगल का मैं यूज करता हूं, तो इन ट्रायंगल आर एम एस ट्रायंगल की बात करूं तो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 180। रीजन आ गया एंगल सम प्रॉपर्टी, देख लो मैं बार बार रीजन लिख रहा हूं क्योंकि जरूरी है रीजन, इसके बिना मार्क्स कट होंगे। एंगल आर है 29, एंगल एम 90 हो गया, एंगल एस को मैं ऐसे ही रहने देता हूं और इज इक्वल टू 180। पहले तो ये कट हो गया तो जहां 90 बचा, और एंगल एस की वैल्यू होगी 90 माइनस 29, 30 गया तो 60, तो इट मीन एंगल एस 61, इट मीन ये एंगल हो गया 61, मैंने जहां रिप्रेजेंट भी कर दिया। अब देखो अगर मैं बात करूं ये 61 है और एन एम एस आर क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है ना, क्योंकि चारों ही वर्टिसेस हमारे पास सर्कमफ्रेंस पे टच हो रहे हैं, तो अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है तो इट मींस ऑपोजिट एंगल इक्वल, एन एम एस आर इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो देयरफॉर एंगल एन प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 180। एंगल एन आ गया, एक्स भी फाइंड करना है, एंगल एस मैंने 61 निकाल लिया, 180, सो एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 61, सो एक्स इज इक्वल टू 119 डिग्री। ओके, सो एक तो हमें फाइंड करना था एक्स की वैल्यू, वो तो आ गई 119। अब हमें वाई निकालना है। अब देखो वाई कहाँ पे है, ये रहा वाई, ठीक है। अगर मैं वाई की बात करूं, देखो अब हमारे पास एक्स की वैल्यू भी आ गई 29 की भी, तो इस ट्रायंगल में वाई की वैल्यू निकाल सकता हूं, है ना। तो इन ट्रायंगल आर एन एम, सो क्या आएगा, एंगल आर प्लस एंगल एन प्लस एंगल एम, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, वाई, एंगल एन की वैल्यू क्या है, एक्स, जो कि हमने फाइंड की अभी 119, और एंगल एम की वैल्यू जो कि हमें एंगल एम की वैल्यू, हाँ एंगल एम की वैल्यू दी है 29 इज इक्वल टू 180। अब इसको अगर मैं माइनस करूं तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 माइनस, अगर ऐड किया मैंने तो 29 और इट विल बी 128 120 और साथ में आएगा 128 138 148, ठीक है, 148 हो गया। सो y इज इक्वल टू 150 माइनस किया 30, तो इट विल बी 32। ओके, सो y इज इक्वल टू 32। बस यही हमें फाइंड करना था, एंगल x एंड y। सो बस एंगल x y निकालना था, वेरी इजी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या दिया,
ये एक फिगर दी है, कोई भी एंगल कुछ नहीं दिया, जैसे ये फिगर है जो भी दी है वैल्यूज में लिखी हुई है। कह रहा है कि हमारे पे एसपी इज बाइसेक्टर ऑफ आरबीटी और एसपी इज इक्वल टू एसआर, एसक्यू इज इक्वल टू एसआर हमें प्रूफ करना है। पहले तो देखो एसपी बाइसेक्टर, बाइसेक्टर होता है टू इक्वल पार्ट्स, ट्राइसेक्टर होता है थ्री इक्वल पार्ट्स। ओके, तो बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो अगर मैं जहां पर बात करूं इक्वल पार्ट्स क्या होंगे, एसपी, दिस विल बी एसपी, ये एसपी लाइन है, ये बाइसेक्ट करिए आरपीटी को, आरपीटी मतलब ये जो एंगल है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, मतलब कि अगर जे एक्स है तो जे भी एक्स होगा, है ना, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं अगर एसपी इज बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ एंगल आरपीटी, तो यहां से क्या होगा एंगल आरपीएस, आरपीएस इज इक्वल टू एसपीटी, एसपीटी। ठीक है, वैसे तो डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया बट फिर भी एज अ थ्योरी तो हमें लिखना ही पड़ेगा, सो दिस विल बी द रीजन। अब हमारे पास प्रूफ क्या करना, देखो एस क्यू, एस क्यू क्या दिया हमारे पास एस क्यू, सो दिस लेंथ एस क्यू जो पूरी लाइन, और एस पी, एस पी मतलब कहाँ है एस पी, सो जे रही एस पी, है ना, सो एस आर बोला है वैसे उन्होंने एस आर, तो ये दोनों साइड हमने प्रूव करनी है। अब देखो अगर मैं देखूं ये किस ट्राइंगल में साइड आ रही है, एस पी एस सॉरी क्यू आर एस एक ट्राइंगल है जिसमें ये दोनों एंगल प्रूव करने हैं साइड्स इक्वल, तो अगर इसके ऑपोजिट एंगल इक्वल हो जाए तो साइड तो इक्वल हो जाएगी, तो इसके ऑपोजिट क्या बनेगा हमारे पास जे एंगल, और इसके ऑपोजिट अगर मैं बात करूं इसके ऑपोजिट तो जे एंगल, है ना। अगर ये दो एंगल इक्वल हो गए हमारे पास तो मैं कहूंगा कि ये दोनों साइड भी इक्वल है ना। तो एक्चुअल में तो ये करना, पहले जो जो मैं लिख सकते हैं मैं करता हूं। अगर मैं आर एस की बात करूं, आर एस एक कोड है और इससे एक एंगल बन रहा है जे एक्स, और इसी से ये एक एंगल जे भी एक्स बन सकता है ना, दोनों सेम होंगे, इट मींस अगर जे एक्स है तो जे भी एक्स हो गया अभी सबसे पहले तो। ओके चलिए यही देखते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, मैं लिखता हूं बाय प्रॉपर्टी सेकंड, क्योंकि दो साइड से हमारे पास दो सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनेंगे, आर एस इज अ कॉमन कोड, तो एंगल आर क्यू एस इज इक्वल टू एंगल आर पी एस, और जे भी इक्वल टू एक्स, एक्स हो गया है ना, क्योंकि वो एक्स था तो जे भी एक्स हो गया। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं और क्या हो सकता है, अगर हमारे पास इस कोड से मैं बात करूं तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब इस कोड से कोई एंगल नहीं बन रहा, इस कोड से हमारे पास कोई एंगल नहीं बन रहा, इस कोड से हमारे पास कोई एंगल नहीं बन रहा, है ना, कोई एंगल नहीं बन रहा। और अगर हम देखा जाए तो हमारे पास और क्या हो सकता है, मुझे लगता है कुछ और भी गिवन होगा आई थिंक। हाँ देखो अगर जो स्ट्रेट लाइन है ना, क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन दी हुई है क्यू आर टी इज स्ट्रेट लाइन, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का सम 180 होगा। अगर जे एक्स एक्स है तो जे एंगल कितना हो गया 180 माइनस 2x हो गया, क्योंकि पूरा एंगल 180 होता है तो 180 में से बाकी बचा हुआ एंगल माइनस किया, तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल, इसको मैं अब नाम को m दे देता हूं, तो क्या हो गया एंगल क्यू पी एम, सो जे इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 180 माइनस 2x, रीजन आप दे सकते हो कि स्ट्रेट लाइन का सम जे होता है, वैसे तो ऊपर लिख ही दें स्ट्रेट लाइन तो यही है ना। अब जे हो गया, अब देखो हमारे पास क्या आ सकता है, और मुझे लगता है कुछ और गिवन होगा, लेट मी सी अ स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट अगर हम बात करें, हाँ हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ था, अभी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर दिया है, तो इस अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो कोई ना कोई एंगल तो बन ही जाएगा ना। एस पी बाइसेक्टर है, पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, तो पहले तो मैं साइक्लिक का यूज करता हूँ ना, पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। अगर पी क्यू आर एस इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ऑपोजिट एंगल का सम क्या हो जाएगा 180, तो मैं लिख सकता हूं एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180। अब एंगल P की बात करूं तो उसमें हमारे पास ये दोनों एंगल आ रहे हैं ना, तो 180 माइनस 2x और प्लस x किया तो ये बचा सिर्फ 180 माइनस x, माइनस 2 प्लस 1 तो माइनस का x बचा, और इधर से मैं बात करूं तो एंगल R एज इट इज आ गया इज इक्वल टू 180। तो अगर मैं बात करूं 180 तो कट हो गया, तो इट मींस कि x इज इक्वल टू R हो गया, इट मींस कि जो एंगल R है वो भी x हो गया, तो मैं लिख सकता हूं कि जो एंगल R है ये भी x हो गया। अब देखा जाए तो यही तो प्रूफ करना था, देखो एंगल R भी x है, इसको नंबर में 2 दे देता हूं, और एक हमारे पास ये एंगल x आ चुका है जो कि मैंने RQS माना, RQX, RQS, तो इसको मैं नंबर 1 दे देता हूं। तो
अगर मैं फ्रॉम 1 एंड 2 से देखूं तो देखो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं इन ट्राइंगल QRS एंगल Q इज इक्वल टू आ गया हमारे पास एंगल R के, है ना। इन ट्राइंगल QRS में जे एंगल X है Q और जे एंगल R भी X है, तो अगर ये दो साइड इक्वल तो इसके ऑपोजिट एंगल भी साइड्स भी इक्वल होंगी। अगर एंगल इक्वल तो इसके ऑपोजिट RS, इसके ऑपोजिट क्या आ गया हमारे पास QS, है ना। तो यही तो प्रूफ करना था। तो देयरफॉर व्हिच इंप्लाइज SQ इज इक्वल टू हो गया SR। रीजन आप दे सकते हो कि साइड्स opposite to equal angle, opposite to equal angles are equal. So यही हमें प्रूव करना था। ओके, so this will be, we have to prove that, so this will be proved, hence proved. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। थोड़ा सा मैं दोबारा बता देता हूँ, वैसे इजी था बट फिर भी कंफ्यूजन होगी क्योंकि मैंने स्टेटमेंट नहीं पढ़ी, तो पोज आ जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे समझ नहीं है ना, तो मैं कंटिन्यूसली बताता हूँ। पहले तो बाइसेक्टर दिया था जी एक्स एक्स मैंने खुद से माना, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं बाइसेक्टर जी मैंने लिख दिया। अब अगर जे कोड थी तो जे एक्स है तो जे भी एक्स हो गया। मुझे एक्चुअली जे दो एंगल इक्वल करने, जे एक्स है तो मतलब जे भी एक्स बनाना था। अब मैंने क्या किया, जे दो एक्स थे स्ट्रेट लाइन से जे 180 माइनस एक्स, फिर जे साइक्लिक कोऑर्डिनेटर था तो ऑपोजिट एंगल का सम 180, तो जहां ऑपोजिट एंगल का सम 180 किया तो आर भी एक्स आ गया। दोनों जब एंगल एक्स आ गए तो मोस्ट ट्रायंगल में लिख दिया कि साइड्स भी इक्वल होंगी, ठीक है। अब देखो जब तक मैंने पढ़ा नहीं था कि ये कोऑर्डिनेटर नहीं है ना, तो मैंने आपको कहा था कि तीन ही रूल ज्यादा लगते हैं। प्रॉपर्टी 1 सेंटर का तो कोई यूज ही नहीं हो रहा, प्रॉपर्टी 2 तो प्रॉपर्टी 2 का यूज हो गया, देखो जहां पर है ना, कहां हुआ ये रहा है ना, प्रॉपर्टी 2 का यूज हो गया। अब इसके अलावा आंसर नहीं बन रहा था, तो जब मैंने पढ़ा तो जहां साइक्लिक कोऑर्डिनेटर भी दिया था, वैसे नहीं भी दिया होता तो फिर भी हो सकता था क्योंकि वर्टिसेस से थे, ठीक है। बट मैं वही कह रहा हूं कि दिमाग में तीन ही पार्ट्स रखने हैं, तीनों में से एक ना एक तो लग ही जाता है आंसर के लिए। तो जब ये पार्ट्स लगाया तो अपने आप आंसर आ गया, है ना। तो आपने भी दिमाग में यही करना है कि जब आपको पोज आ जाए, मतलब आप समझ ना पाओ, तो आप दिमाग में लगाओ कि ये 3-4 प्रॉपर्टी हैं, इनमें से सारी लग सकती हैं, कोई भी एक, अगर एक भी लगी तो आंसर तो बन ही जाएगा, है ना। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सो 12 क्वेश्चन में क्या दिया, देखो फिगर दी है, एक एंगल हमारे पास जे 150 दिया है, जे एक 151 दिया है, और ये दो एंगल हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर मैं देख लेती हूँ कि ये एंगल है कौन से, उससे ना इजी हो जाता है ना। तो सी ई और बी करना है तो मुझे यहाँ ज्वाइन करना पड़ेगा, तो ये इस तरह से एक लाइन होगी, ठीक है। सी ई बी, इट मीन दिस एक्स एंगल हमें फाइंड करना है, इसको एक्स दे दिया। ओ सी ई तो ये एंगल वाई फाइंड करना है, तो इसको मैंने वाई नाम दे दिया, ठीक है। जी एक्स वाई मुझे फाइंड करना है, फिगर में दिख रहा है कि मुझे फाइंड क्या करना है एक्चुअली, ठीक है। इससे इजी हो जाता है। अब अगर मैं बात करूं ए बी ई और डी, तो ये क्या है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। ये ओ के साथ नहीं मैंने गिनना क्योंकि ये सेंटर पे है और सरकमफ्रेंस पे नहीं, तो सरकमफ्रेंस के साथ ये चार वर्टिसेस हैं तो ये साइक्लिक है। तो इट मींस ए बी ई डी इज साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। अगर ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है तो मींस कि एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180। अब देखो ए दिया था तो ई निकल जाएगा, फिर एक्स भी निकल जाएगा, तो आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा कि कैसे हो सकता है। ए की वैल्यू 51 प्लस ई की वैल्यू एंगल ई ही रहा इज इक्वल टू 180। सो एंगल ई इज इक्वल टू 180 माइनस 51, सो एंगल ई इज इक्वल टू 50 गया तो 130, तो इट मींस की 129। सो ये एंगल बन गया अभी 129, जो पूरा का पूरा, ओके। अब मुझे स्ट्रेट लाइन तो दिख ही रही है, तो डी ई सी क्या स्ट्रेट लाइन है, तो डी ई सी इज स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन तो इसका सम क्या होगा, 180 ही होगा वैसे भी, है ना। तो अगर ये 180 तो इट मींस मैं लिख सकता हूँ कि 129 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। सो एक्स कितना आ गया 180 माइनस 129, जहाँ 51 किया तो जो है अब 129 करेंगे तो एक्स इक्वल टू 51। तो देखो भी एक्स तो आ गया 51, यही फाइंड करना था, ओके। फर्स्ट पार्ट तो आ गया। अब दूसरा हमारे पास चाहिए y, अब y कहाँ दिख रहा है, जहां। अब देखो एक चीज, अगर ये ए डी ई, जिम ए डी सी मैं पूरा ट्रायंगल लूं, एक ए तो दिया है, अगर डी आ जाए तो मैं y इजिली निकाल सकता हूं। अब जे निकालने के लिए देखो हमारे पास सेंटर और सर्कमफ्रेंस पे रिलेशन होता है, बट उसके लिए हमारे पास जे ऑपोजिट एंगल चाहिए। तो मैं जहां से कंस्ट्रक्शन कर दी, मान लो इधर और इधर से भी एक लाइन। अब अगर जो सेंटर पे एंगल डबल है तो यहाँ पर क्या होगा, इसका आधा, सेंटर पे डबल है तो ये 175 हो गया। तो मैं अगर कहूंगा कि जहां लाइन ज्वाइन भी करनी पड़ेगी जहां पर कोई इस तरह से, तो ये ए ई कोई कोड है, ठीक है।
सो अगर मैं लिखूंगा बाय प्रॉपर्टी 1 ए ई इज अ कॉमन कोड, तो यहां से क्या हो गया एंगल ए, इसको भी नाम कोई देना पड़ेगा, मैं एम नाम दे देता हूं, ठीक है। ए एम ई कितना हो गया 75, वो वैसे फिगर में मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है, तो ज्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, अब इतना लिख दो तो इनफ है। अब जे 75 तो इन दोनों का सम क्या होगा, ओब्वियसली 180, तो मैं लिखूंगा एंगल एम प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं साइक्लिक, क्योंकि जहां एक बार रीजन दे दिया है, ठीक है, फिर भी आप देना चाहते हो तो दोबारा लिख सकते हो ब्रैकेट में कि साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है पीछे। ओके, अब एंगल एम कितना हो गया हमारे पास 75 और एंगल डी कितना हो गया वो फाइंड करना है, इज इक्वल टू 180। सो एंगल डी इज इक्वल टू 180 माइनस 75। सो अगर मैं जहां पर 80 करता तो 100, तो 105 आ गया, ठीक है। सो जी एंगल आ गया हमारे पास 105। अब मुझे देखो इन ट्राइंगल ए डी सी में दो एंगल दिख रहे हैं, तो तीसरा निकल जाएगा ना, तो मैं तीसरे एंगल पे चलता हूं। सो इन ट्राइंगल ए डी सी, सो एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 भी एंगल सम प्रॉपर्टी रीजन। देखो ये क्वेश्चन ना और भी वे से हो सकता है, मैं आपको उस वे से करवा रहा हूँ कि सभी में सेम पैटर्न लगे, नहीं तो करने को हो सकता है इसका इजी वे एक हो सकता था, जैसे जे रिलेशन है इक्वल टू इसके ही होता है, बट उसके लिए मुझे बहुत कुछ एक्सप्लेन करना पड़ता और कहीं जो यूज नहीं होना है ना, तो वो एक की वजह से मैं ऐसे ही ज्यादा टाइम वेस्ट करता, उसका कोई फायदा नहीं है। तो बेस्ट है कि आप एक ही मेथड रखो, जैसे मर्जी करो, आंसर सही आ गया तो कोई फर्क नहीं है, ठीक है। नहीं तो बताना होगा तो ये क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल है, तो इसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल भी होता है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है ना, तो उसका हम यूज कर सकते थे अगर करना हो तो, पर मैंने उसका यूज ही नहीं किया ना, तो हम ऐसे ही कर रहे हैं डायरेक्टली। तो देखो ए की वैल्यू क्या होगी 51, डी की वैल्यू होगी 105 और सी हमारे पास जो निकालना है वो तो वाई ही है ना, जो कि फाइंड करना है। अब वाई एंगल कितना आ गया 180 माइनस, तो ये हो गया हमारे पास 516, ये 5 और ये 156। सो एंगल वाई इज इक्वल टू, अगर 160 हो गया तो 20 बचा तो 24, सो इट विल बी द आंसर, मींस कि y इज इक्वल टू 24। सो यही मुझे फाइंड करना था। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सो क्या दिया 13th क्वेश्चन में, एक तो जी एंगल दिया है 150 और जी एक्स एंगल मुझे फाइंड करना है, बाकी सारे तो डायग्राम ही है। ओके, और जी एक्स फाइंड करना है, उसने दिया रिप्रेजेंट एक्स किया हुआ फिगर में, ये फाइंड करना है। अब देखो सबसे पहले मैं इस सर्कल के अकॉर्डिंग कुछ बनाऊंगा और फिर इसका यूज इधर करके इधर से कुछ आएगा, ठीक है। तो अगर मैं इस अकॉर्डिंग देखूं तो मैं जहां पर एक कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं जे लाइन, क्योंकि अब इस कोड से जो सेंटर है इसी कोड से सर्कमफ्रेंस बनेगा जे वाला एंगल, ठीक है। तो अब देखो मैं क्या लिखूंगा, प्रॉपर्टी सेंटर का यूज है तो प्रॉपर्टी 1 होगी, है ना, तो बाय प्रॉपर्टी 1 अगर ए बी इज अ कॉमन कोड है, अगर ए बी कॉमन कोड है तो एंगल सबटेंड ऑन सेंटर क्या होता है, डबल देन एंगल सबटेंड ऑन सर्कमफ्रेंस, तो ये क्या हो जाएगा 150 2 टाइम हो जाएगा एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, तो जहां से एंगल ए सी बी की वैल्यू कितनी आ गई 75, वो तो वैसे भी डायरेक्ट दिख रही थी बट समझाने के लिए हमें थ्योरी में कुछ लिखना पड़ेगा, जे 75, ठीक है। अब क्योंकि जे स्ट्रेट लाइन है, अगर जे 75 तो सम ऑफ एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है 180, तो जे हमारे पास कितना हो गया 105 हो गया। अब मैं जे लिख देता हूं, तो एंगल ए सी बी इज स्ट्रेट लाइन, पहले तो लिख देते हैं डी है जी, एंगल ए सी डी इज स्ट्रेट लाइन, सो दोनों का सम क्या आएगा 180, तो मैं लिख देता हूँ एक 75, दूसरे को मैं नाम लिख देता हूँ पहले, तो क्या बी सी डी, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180, तो जहां से एंगल बी सी डी कितना हो गया माइनस किया तो 105 हो गया, ठीक है। सो जे एंगल 105 हो गया। अब फिर से जहां पर कोड है, अब मैं जहां कोड एक्सटेंड करता हूं, अब देखो अगर देखा जाए तो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है तो इधर ऐसे करके बन रहा है, ठीक है, ये चीज है, ये चीज है, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने डायरेक्ट क्यों नहीं किया, आप कहोगे ना कि हमारे पास अगर सेंटर एंगल जी सर्कमफ्रेंस तो ये डबल 300 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जब भी एंगल बनता ना तो वो कोरेस्पोंडिंग एंगल्स बनते, कोरेस्पोंडिंग मतलब देखो अगर हमारे पास ये मान लो सेंटर है और ये सर्कमफ्रेंस है, ठीक है, ये सर्कल है कोई भी सपोज, है ना, ये सेंटर है सर्कमफ्रेंस है, तो अगर ये नीचे को एंगल है या इधर को एंगल है तो ये भी एंगल इधर को है, ये नहीं कि ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि सेंटर तो दो एंगल बनाएगा ना, एक अंदर और एक बाहर। अब ये एक इधर ना आने की इधर भी,
तो अगर जे एंगल नीचे की तरफ है तो इससे जो नीचे वाला एंगल बनेगा, जहां तो आप नीचे वाला एंगल बना लो, फिर उसका हमारे पास 360 माइनस कर दो, नहीं तो आप लाइन बना लो, इनका हमारे पास साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होगा और फिर जहां से सेंटर एंगल बना सकते हो। ठीक है, तो आप दोनों ही वे कर सकते हो, इट्स अप टू यू कि आप करते कैसे हो। ठीक है, तो मैं जहां पर यही साइक्लिक ही बना रहा हूं वैसे, तो क्या आ जाएगा सी डी, इसको एम नाम देते थे, सी डी एम, सी बी है जहां पर एम और डी इज ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, क्योंकि सर्कमफ्रेंस से टच हो रहे सारे एंगल। तो अगर जो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है तो इट मींस कि एंगल सी प्लस एंगल एम इज इक्वल टू 180, सी की वैल्यू 105 है, एंगल एम 180, और एंगल एम कितना आ गया 180 माइनस 105, जहां माइनस भी किया था आई थिंक, है ना, हाँ यही किया था, 75 बन गया। इट मींस कि जे एंगल हो गया 75। अब देखो सेंटर पे अगर मैं देखूं, अब ये ऊपर का एंगल और सेंटर भी ऊपर को है, तो अगर ये सेंटर पे सर्कमफ्रेंस पे 70 तो इसका डबल हो गया, इट मींस कि 150 ही आएगा। फिर से हमारे पास प्रॉपर्टी फर्स्ट और बी डी एज अ कॉमन कोड आ जाएगी, बी डी, तो बी डी कॉमन कोड है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास एंगल, सीधे एक्स लिख देता हूं, एक्स डबल होता है एंगल किससे, सर्कमफ्रेंस से 75, सीधे लिख दो, तो एक्स इज इक्वल टू 150। देखो जब आपने यहाँ रीजन दे दिया ना, अब आपकी मर्जी है जहां पर आपने इस फॉर्म में लिखना है कि नहीं, जे रीजन आ गया, जे आंसर आ गया तो कोई फर्क नहीं, मार्क्स नहीं कट होगा। बट ये नहीं कि आप रीजन ना दो और जो सीधा लिख दो फिर मार्क्स कट होंगे, और आप चाहे रीजन नहीं दो तो चाहे आप ऐसे भी लिख दो, बट ये क्यों लिखा है तो रीजन फिर भी लिखना ही पड़ेगा ना, तो रीजन दे दिया तो उसके बिना भी होगा, तो रीजन जरूरी है। बाकी आंसर फिर आप ग्राफ से भी थोड़ा बहुत चीजें कर सकते हो कि ये क्यों है, जहां लिख सकते हो कि लीनियर पे स्ट्रेट लाइन, बट फिर भी मेरे अकॉर्डिंग आपको थ्योरी लिखनी जरूरी है। टीचर कई बार मार्क्स कट कर सकता है, फिर हम वहां पर ये थोड़ी कहेंगे मैंने वहां रीजन दिया, तो जो थ्योरी हो वो तो थ्योरी में अच्छा लगेगा पार्ट, तो थ्योरी में ही लिखना है उसको। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। अब बाकी मैं देखो दूसरा वे एक और बताया था, वैसे मैं करवा भी देता हूँ, आपको जो पसंद आए ठीक है मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं फिर आगे क्वेश्चन वैसे ही करवाऊंगा। ठीक है, बट ये बेस्ट वे है। नहीं तो अगर ये नीचे को एंगल है तो इसके ना नीचे वाला एंगल के डबल होगा, जे 105 है तो ये 210 हो गया। अब 210 ये है तो टोटल कंप्लीट 360, 360 में से अगर मैं 210 माइनस करूंगा 250 सॉरी 210, तो वो भी 150 ही बनता है। देखो तो फिर ये ऊपर वाला एंगल 150 ऐसे कर सकते हो, बट आपको फिर उसके लिए पता होना चाहिए कि इसकी शेप कैसी है, दोनों एंगल नीचे को होंगे या दोनों एंगल ऊपर को कोरस्पोंडिंग सेम वे में होते हैं। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सो देखो क्या दिया 14 में, जो पूरी की पूरी फिगर है, जे का जो बड़ा सर्कल है ना, जे इस छोटे सर्कल के सेंटर पे टच कर रहा है। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बताई है, और ये एक एंगल ए दिया हुआ है हमारे पास, और बाकी जो तीनों एंगल निकालने इन टर्म ऑफ ए, मतलब आंसर जो आएगा वो ए की फॉर्म में ही आएगा। ओके, तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं नाम दे देता हूँ ना, पता चल जाएगा कि फाइंड क्या करना है। तो ए ओ बी, ए ओ बी, इट मींस कि एक तो ये एंगल निकालना है एक्स सपोज, ठीक है, ए सी बी, ए सी जो सी एंगल है, और साथ में बी, ए सी बी, इट मींस कि ये कोई वाई एंगल निकालना है, इसको मैंने वाई नाम दे दिया। देन ए डी बी, ए डी बी, तो जहां ना मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा, जहां मैं ए डी और बी इस तरह से ज्वाइन कर देता हूं, और इसको एक लाइन में कंस्ट्रक्ट कर ही देता हूं लाइन बीच में। ठीक है, ये फिगर है और ये कह रहा है जेड फाइंड करना है, और देखो वैसे देखा जाए तो ये दिख ही रहा है, अगर ए बी सेम कोड है तो इसी सेम कोड से वाई और इसी सेम कोड से जेड बन रहा है भी बड़े सर्कल में, तो ये दोनों तो इक्वल होंगे, ये दिख ही रहा है, बट है क्या तो वो फाइंड कर लेंगे। ओके, अब देखो सबसे पहले अगर ए बी कोड है तो मैं छोटे सर्कल के लिए देखूं, तो देखो ए बी कोड से अगर मैं देखूं तो ये सेंटर पे एंगल बन रहा है, और वहीं से हमारे पास ये सर्कमफ्रेंस पे एंगल बन रहा है, तो सेंटर पे एंगल सर्कमफ्रेंस का डबल होगा, है ना। तो प्रॉपर्टी 1 के अकॉर्डिंग अगर ए बी इज अ कॉमन कोड, सो स्मॉलर सर्कल के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स जो फाइंड करना वो एक्स ही है ना, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टाइम ऑफ एंगल ए, और यही तो फाइंड करना था ना, ये आ गया हमारे पास, ये टर्म ऑफ ए में आ गया। अब अगर ये 2a है तो अब हमारे पास देखा जाए तो बड़े सर्कल के लिए ए ओ बी सी एक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि चारों ही एंगल देखो सर्कमफ्रेंस पे टच कर रहे हैं, तो ए सी यहां ज्वाइन करना पड़ेगा ना तभी क्वाड्रिलेटरल बनेगा, नहीं ए सी बी ओ बिल्कुल बना हुआ है ना। तो मैं डार्क कर देता हूं इसको थोड़ा सा, ये चीज है, ये ए, ये हमारे पास हो गया बी, और देन हमारे पास जे एक साइड है और एक जे साइड है। ठीक है, ये दिया हुआ है, आई होप कि आपको दिख रहा होगा अब अलग से,
ए ओ बी सी, मैंने ऐसे पढ़ लिया कोई बात नहीं, ए सी बी ओ, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। तो ऑपोजिट एंगल का सम क्या होगा 180, ठीक है। सो ये अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है तो इट मींस कि एंगल ओ जो कि मेरे पास निकल गया है प्लस एंगल सी इज इक्वल टू आ जाएगा 180। अब एंगल ओ कितना है, एंगल ओ हमारे पास एक्स ही था जिसकी वैल्यू आ गई 2a, और एंगल सी हमारे पास वो है y जो कि मुझे फाइंड करना। तो देखो एंगल y भी आ गया कितना 180 माइनस 2a, तो देखो आ गया ना इन टर्म ऑफ आ गया, ये भी हमारे पास a में। अब मैंने आपको पहले बोला कि अगर ये देखा जाए तो दोनों एक ही कोड से बन रहे हैं ए बी से, तो इट मींस कि दोनों अगर एक ही कोड से हैं तो हम लिख सकते हैं कि बाय प्रॉपर्टी सेकंड ए बी इज अ कॉमन कोड। तो इसी कॉमन कोड से हमारे पास ये एंगल बना एंगल ए सी बी, और इसी कॉमन कोड से हमारे पास ये एंगल बना एंगल ए डी बी। तो दोनों ही इक्वल टू y तो दिया था, तो वो भी इक्वल टू इसी को गया था 180 माइनस 2a, दोनों के लिए यही बन गया, मतलब दोनों ही क्या आ गए 180 माइनस 2a। सो यही हमें प्रूफ करना था। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। काफी टाइम लग रहा है, डायग्राम बनाने में ही काफी टाइम लगता है, वो भी थोड़ा सा भी अगर आगे पीछे बन था सेंटर नहीं तो वो क्वेश्चन समझाने में दिक्कत होगी। तो डायग्राम बनाने में काफी क्वेश्चन करने में समझ आने में टाइम लगेगा। ओके, सो अगर इतना टाइम लग रहा है तो इट मीन्स कि आपने सीरियस होकर देखना भी है, और हो सकता तो फ्रेंड से शेयर करो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि हम लाइव वीडियो भी स्टार्ट करें। तो अभी के लिए इतना ही, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, बिल्कुल दो प्रॉपर्टी सीधी सीधी दिख रही हैं, आप सोल्व कर भी पाओगे इवन खुद, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो सेंटर एंगल दिया हुआ है, जे एक्स और जे वाई फाइंड करना है, उसने दिया ही हुआ है जे वहां पे कि एक्स वाई फाइंड करो, जे 55 दिया है। तो अगर मैं देखूं तो मुझे एक कोड ढूंढनी पड़ेगी जहां से सेंटर एंगल बने और कोई सर्कमफ्रेंस भी बने। तो मैं खुद से ज्वाइन कर देता हूँ ये AC, ठीक है। अगर मैं AC से बात करूं तो देखो x निकालना है जो कि इसी AC से x सेंटर पे एंगल है, और इसी AC से देखो अगर कोड ABC बनी है जो कि सर्कमफ्रेंस पे है, तो सर्कमफ्रेंस से डबल एंगल होगा सेंटर पे, तो इसका डबल क्या होगा 110, तो वही है ना। तो क्या करेंगे बाय प्रॉपर्टी 1 AC एज अ कॉमन कोड, तो मींस कि एंगल AOC जो होगा वो क्या होगा डबल होगा एंगल ABC के बाय प्रॉपर्टी 1 से, ठीक है। सो एंगल सबटेंड ऑन अ सेंटर डबल हो गया एंगल सबटेंड ऑन अ सर्कमफ्रेंस। ओके, सो अगर मैं ये बात करूं ये x था, ये 2 टाइम और इसकी वैल्यू 55 है, इट मींस कि एंगल x विल बी 110, तो ये तो 110 आ गया अभी। अब देखो y चाहिए और ABCD क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, क्योंकि सारे ही सर्कमफ्रेंस पे पॉइंट। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर कि ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है तो ऑपोजिट एंगल का सम 180, इट मींस एंगल B प्लस एंगल D क्या होगा 180। बस आ गया ये भी आंसर, B क्या 55, D को मैंने y माना हुआ है, तो एंगल y कितना हो गया हमारे पास -55, 60 गया तो हमारे पास कितना हो गया 120, तो इट मींस एंगल y इज इक्वल टू 125। ओके, सो इट विल बी 125। बस यही फाइंड करना था, इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है, आराम से समझ आ गया होगा। फिर भी ना है तो वीडियो देख लेना क्योंकि समझाने वाला है नहीं इसमें दोबारा कुछ। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सो फिगर दी हुई है और इसमें जे एंगल दिया है 65, और मुझे ये दो एंगल्स हमें फाइंड करने हैं। ओके, सो कैसे आएगा देखो, सबसे पहले तो मुझे देखना है कि कोई कोड है जिससे ये एंगल बन रहा है। तो अगर ये कोड देखो DEB है, तो अगर इसको मैं ज्वाइन कर दूं तो DB कोड बन गई, तो मतलब ये एक कोड है जो कि कॉमन कोड है। तो इसी कोड से हमारे पास यहाँ पर भी एंगल बन रहा है और यही देखो फाइंड करना है। तो पहले मैं लिख लेता हूँ क्या फाइंड करना है, DAB, तो ये x मान लिया मैंने, एक x फाइंड करना है, BDC और ये एक y एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो ये y एंगल फाइंड करना है मुझे। तो सबसे पहले देखो x और 65 तो दिख ही रहा है सीधा सीधा, तो लिखेंगे बाय प्रॉपर्टी सेकंड, क्योंकि सर्कमफ्रेंस पे एंगल है, DB इज अ कॉमन कोड, इट मींस एंगल DAB इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल DEB जो कि 65 है, तो इट मींस कि ये x था तो x इज इक्वल टू 65। सो ये एंगल तो बन गया भी 65, सीधा सीधा, बहुत ही इजी था, है ना। आई होप यू समझ गए होगे। अब दूसरा देखो क्या हो सकता है जी AB हमारे पास एक डायमीटर है, क्योंकि ओरिजिन से पास कर रहा है डायमीटर है। तो अगर मैं जहां से बात करूं देखो y अगर निकालना है मुझे, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो जे वाई इक्वल टू इस y क्या होगा, तो जे भी y होगा, है ना।
अब इसका एंगल निकालना चाहिए, इसका सेम ही बात है, जो अल्टरनेटिव से इक्वल होंगे। तो ये एंगल देखो मैं निकाल सकता हूँ, ए डी बी ट्राइंगल में जे एक्स है, और अगर जे 180 है तो हमारे पास इसी कोण से जे 90 बन रहा है, दो एंगल आगे तो वाई निकल जाएगा, है ना। तो देखो क्या करना है हमने, मैं लिखूंगा यहाँ पर बाय प्रॉपर्टी 1, अगर ए बी हमारे पास कॉमन कोड है तो एंगल ए डी बी क्या हो गया, सीधा ही हमारे पास 180 का हाफ हो गया तो 90, जहाँ आप सेमी सर्कल भी लिख सकते हो, तो ये 90 मैंने जहाँ लिख दिया हुआ है, ठीक है। अब इन ट्राइंगल अगर मैं देखूंगा तो इन ट्राइंगल क्या बन जाएगा हमारे पास, सो इन ट्राइंगल ए डी बी, ए डी बी, तो ए डी बी में एंगल सम प्रॉपर्टी क्या आती है 180, सो इट मींस ये 180, एंगल ए कितना है 65, एंगल डी कितना है, डी तो हमारे पास 90, और एंगल बी मुझे जो कि वाई मान लिया तो 180 हो गया अभी। सो जे तो कट हो गया 90 पे चला गया, तो जे इधर चला गया तो वाई की वैल्यू कितनी होगी 90 माइनस 65 तो 25, ठीक है, 60 और 80 और 180, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब जे वाई 95 जे आया है सॉरी 25, तो जे भी तो 25 है, आप चाहो तो वाई जब लिख दिए तो वाई ही फाइंड करना है, तो ठीक है जहां पर, बट अगर आपने ग्राफ में जहां वाई नहीं लिखा है ना, तो फिर तो आपको एंगल लिखना पड़े, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये दोनों एंगल इक्वल है, तो आप लिख सकते हो जहां पर फिर कि एंगल ए बी डी इज इक्वल टू है एंगल बी डी सी, और ये दोनों इक्वल टू वाई के आगे रीजन आ गया अल्टरनेटिव एंगल। और अगर आपको ये लिखना है तो फिर आपको बताना भी पड़ेगा पहले कि डी सी पैरेलल है हमारे पास ए बी के, और फिर जे हमारे पास अल्टरनेटिव लगा है, तो जे जो वाई 25 है जे, तो जे भी वाई 25 है, ठीक है। फिर भी निकालना एक्स वाई था तो वो तो निकल गया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।